हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की संस्कृत प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के उचित मेल से शब्द तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, बच्चों आपने माला देखी है, फूलों की माला या मोती की माला। तो माला में हम क्रम से, लाइन से या तो फूल या मोती लगाते हैं। तो उसी तरह से हम वर्णों को भी लाइन से लिखते हैं। तो जो अक्षरों की माला होती है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के उचित मेल से शब्द तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वर्ण यानी अक्षर जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होती हैं या ध्वनि होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णों के उचित मेल से शब्द तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वर्ण यानी कि जो अक्षर होते हैं, उन जो अक्षरों को हम मिलाते हैं उससे एक शब्द बनता है तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। मान लीजिए हमने दो वर्ण मिलाए, रा प्लस मा, तो क्या बना? राम। अब हम इसमें और शब्द मिला दें, राम घर चल, तो क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। कैसा वाक्य बना? जिसका सार्थक अर्थ है, मतलब सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई सही अर्थ हो, जिसका अर्थ निकले कोई। सार्थक और निरर्थक बच्चों शब्द होते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई अर्थ निकले और निरर्थक शब्द होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो जो व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब हम दो वर्णों को या तीन वर्णों को या उससे भी ज़्यादा जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो उससे एक शब्द बनता है और उन शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बना सकते हैं। लेकिन वो कैसे होने चाहिए? सार्थक वाक्य होने चाहिए जिनका कोई अर्थ निकले। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला तथा एक लिपि होती है। संसार की जितनी भाषाएं हैं उनकी अपनी एक वर्णमाला है, अक्षरों की माला है तथा एक लिपि होती है। लिपि क्या होती है बच्चों? लिपि जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसके लिए हम एक निश्चित चिन्ह बनाते हैं या निशान बनाते हैं जिसे हम कह सकते हैं, तो उसको हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला से आप परिचित हो चुके हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला से तो आप परिचित हैं ही। तो इन्हीं वर्णों का प्रयोग संस्कृत भाषा में भी किया जाता है। जो अक्षर हिंदी भाषा में है वही संस्कृत भाषा में भी है। और दोनों ही भाषाएं, संस्कृत तथा हिंदी, जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इसे ध्यान से पढ़िए और हमेशा याद रखिए कि हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को 3 भागों स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह में विभाजित किया जाता है। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण यानी कि जिन अक्षरों को बोलने में किसी और की मदद न लेनी पड़े उन्हें हम स्वर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 13 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, आई, ओ, आ। इन स्वर वर्णों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ह्रस्व स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है। ह्रस्व यानी कि छोटा, ह्रस्व संस्कृत में ह्रस्व के लिए आएगा, छोटे के लिए ह्रस्व आता है। तो इनके उच्चारण में ऐसे अक्षर स्वर वर्ण यानी कि जो स्वर वाले अक्षर हैं जैसे कि अ, आ, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उच्चारण यानी कि जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है। यानी कि आप समझिए जो छोटे अ, आ, ई होते हैं उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, लृ, ये क्या है? छोटे अ, आ, ई। तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर। तो अब हैं दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है।
दीर्घ स्वर कहलाते हैं इनकी संख्या 4 है। दीर्घ, संस्कृत में दीर्घ आता है बड़े के लिए, यानी कि सिंपल सी बात है, जो बड़े अ आ ई होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। इनको बोलने में, जो छोटे अ आ ई होते हैं, इनको बोलने में, बड़े जो दीर्घ स्वर हैं इनको बोलने में उनसे ज़्यादा 2 गुना समय लगता है। हर्ष स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर कहलाते हैं, इनकी संख्या 4 है। आ, ई, उ, री। अब देखिए, जब हमने छोटा आ कहा तो अ, और जब हमने बड़ा आ कहा आ, तो 2 गुना समय लगा ना। तो ई, जब हमने छोटा ई कहा ई, और जब हम बड़ा ई कह रहे हैं तो ई, तो 2 गुना समय लग रहा है। उ, री, री। तो अब आपकी समझ में आया, जो छोटे अ आ ई होते हैं वो ह्रस्व स्वर में आते हैं, और जो बड़े आ और ई उ होते हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं। अब हम संयुक्त स्वर पढ़ेंगे। ऐसे वर्ण जो 2 स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। संयुक्त स्वर जो मिला होता है, संयुक्त यानी कि जो जुड़ा है, मिला है। ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जो 2 स्वर वर्णों के मेल से बने। 2 स्वर वर्ण यानी कि जो अक्षर हैं वो स्वर ही हैं, व्यंजन नहीं है। 2 स्वरों से मिलकर, जैसे अ प्लस ई, ये दोनों क्या हैं? स्वर हैं, और इनसे एक नया स्वर बना ए। अ प्लस ई क्या बना? एक नया स्वर बना ए। आ प्लस ई से क्या बना? आई। आ प्लस उ से क्या बना? ओ। आ प्लस उ से क्या बना? आओ। तो जो ए आई ओ आओ हैं, इनको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं संस्कृत में। ए आई ओ आओ को हम संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये अ प्लस ई से बना है। दोनों स्वर हैं, लेकिन दोनों स्वरों ने एक नया स्वर बनाया ए। ऐसे ही आ प्लस ई से आई बना, तो ये हुए संयुक्त स्वर। अब है व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, यानी कि जिनको बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता, वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन क्या है? संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन क्या है? क, ख, ग, घ, ग। आ ई ये क्या है? ये स्वर हैं जिनकी मात्राएं लगती हैं इन व्यंजनों पे। तो ये क्या है? क, ख, ग, घ। ये क्या है? व्यंजन। इनको हमने अलग अलग भागों में बांटा है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ग। ये क वर्ग। च, छ, च वर्ग में आ गया। और ट, ठ, ड, ट वर्ग में। त, थ, द, ध, न, त वर्ग में। और प, फ, ब, भ, म, ये आगे प वर्ग में। इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और ये 25 होते हैं। और बच्चों, इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। जब हम इनको बोलते हैं, देखिए ध्यान से उच्चारण सुनिए। क, ख, ग, घ, ग। मेरे साथ बोलिए। क, ख, ग, घ। जब हम इन्हें बोल रहे हैं तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? हमारे गले से। जब हम च, छ, ज, झ, या बोलेंगे, तो जब हम च, छ बोल रहे हैं तो हमारी जीभ हमारी तालू को छू रही है। च बोलिए। च, तो देखिए जीभ कहाँ छू रही है? तालू को। छ, ज, जब भी हम च वर्ग के व्यंजनों को बोल रहे हैं तो वो हमारी तालू को छू रही है। अब ट वर्ग के जब हम व्यंजन बोलेंगे, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ट जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ हल्की सी मुड़ रही है। ट, ठ, ड, ढ, मुड़कर हमारी तालू को छू रही है, तो इसको हम संस्कृत में मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। अब आगे देखिए, त वर्ग में क्या हो रहा है? त, थ, द, ध, न। जब हम त बोल रहे हैं, मेरे साथ बोलिए। त, थ, द, ध, न, तो हमारी जीभ हमारे ऊपर के दांतों को छू रही है। जब हम प वर्ग के व्यंजन बोलेंगे तो हम प, फ, ब, भ, यानी कि हम ओंठों की सहायता से इनको बोल रहे हैं। तो अब आपने समझा कि
इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? जब हम इनको बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तब हमारी जीभ हमारे मुंह के अलग अलग भागों को छूती है, यानी कि स्पर्श करती है। इस कारण इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब हैं य, र, ल, व। इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं, अंत और प्लस थ। अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में रहने वाला। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो गले के बीच से आवाज आती है य, र, ल, व। अर्थात इनके उच्चारण में हमारी जीभ किसी एक विशेष भाग को नहीं छू रही। जैसे हम च, छ, ज बोल रहे हैं तो तालु को छू रही है, लेकिन य, र, ल, व बोलने में बीच से आवाज आ रही है, अंतस्थ से, अंतःकरण से उच्चारित हो रहे हैं, तो इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर है श, स, श, ह। ये हैं ऊष्म व्यंजन। बच्चों, संस्कृत में ऊष्म का अर्थ होता है गर्म या भाप। तो जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह से इनका उच्चारण, इनको बोलते हुए समय हमारी जीभ से घर्षण करते हुए आवाज आती है हमारे मुंह से। जैसे अब बोलिए, मेरे साथ बोलिए, श, ह बोलिए। तो ह में क्या हो रहा है? हमारे मुंह से गरम भाप निकल रही है, तो तब हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब है अयोगवा। अंग तथा आ वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये न तो पूर्ण स्वर होते हैं और न पूर्ण व्यंजन होते, अतः इन्हें, इन वर्णों को अयोग्यवा कहा जाता है। अब है व्यंजनों में स्वरों का योग। जब स्वरों का व्यंजन वर्णों के साथ मेल होता है तो स्वर वर्णों का रूप बदल जाता है। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हल व्यंजनों के साथ किया जाता है। जैसे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, क लिखा हुआ है लेकिन इसके नीचे हलंत है, तब तक हम ये मानेंगे कि इसके साथ स्वर नहीं मिला हुआ है, इसके साथ अ नहीं मिला हुआ, तब तक ये व्यंजन स्वतंत्र है। ये व्याकरण का नियम है। लेकिन जब ये हलंत हट जाता है तब हम मानेंगे कि इस व्यंजन में स्वर का मेल है। तो क, अब यहाँ पर इसमें आ स्वर मिल गया, तो ये क्या हो गया? का। तो जब हमने क पर आ की मात्रा लगाई तो वो का हो गया। जब हमने क पर ई की मात्रा लगाई तो की हो गया। जब हमने क पर बड़ी ई की मात्रा लगाई तो की हो गया। इसी तरह से कु, कु, क्री, री, री, ए, के, काय, को, काव, कंग, का। इनमें क्या हो गया? मात्राएं लग गई, तो क्या हो गया? क का स्वरूप बदल गया। तो इसी प्रकार से अन्य व्यंजन वर्णों के साथ भी स्वरों की मात्रा लगाई जाती है। तब चाहे वो, जैसे हम ख पर लगाएंगे तो इसी तरह से मात्रा लगेगी, ख, खा, खी, खी। ग पर लगाएंगे तो ग, गा, की। तो हर व्यंजन के साथ इसी तरह से मात्रा लगाई जाती है। तो अब आपने समझा कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। वर्णों के संबंध में कुछ और बातें भी जानने योग्य हैं, इनको अत्यधिक ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। ए, आई और अंग की मात्राएं सदैव वर्ण के ऊपर लगाई जाती हैं। ये मात्राएं वर्ण की खड़ी रेखा या ऊपरी छोटी सी रेखा से मिलकर लगाई जाती है। ए, आई और अंग की मात्राएं हमेशा अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। ये मात्राएं वर्ण की खड़ी रेखा या ऊपर छोटी सी रेखा से मिलाकर लगाई जाती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जो ए, आई की मात्रा होती है वो हमेशा जो अक्षर होता है उसके ऊपर लगती है, नीचे नहीं लगती। जैसे हम लिखेंगे के, खे, गे, जैसे हम लिखेंगे गेंद, केला, इस तरह से। कहाँ लगी? क पर ए की मात्रा ऊपर लगी तो के, क पर आई की मात्रा लगाएंगे तो काई। तो इसी तरह से ये मात्राएं हमेशा ऊपर लगती हैं और अंग की मात्रा भी हमेशा वर्ण के या अक्षर के ऊपर ही लगती है। ए की मात्रा सदैव वर्ण से पहले लगती है। जब हम किसी शब्द पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो वर्ण से पहले ई की मात्रा आती है। जैसे हम लिखेंगे सिर,
तो स से पहले क्या आई, स पर पहले ई की मात्रा आई, छोटी ई की मात्रा। लिख, दिन, हिरन, किरण, तो पहले क्या हुआ, अगर हम हिरन लिख रहे हैं तो ह से पहले हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तब बनेगा हिरन, हिरन। इसी तरह से ई, आ और ई, आ, ओ अंग की मात्राएं सदैव वर्ण के बाद लगाई जाती हैं, यानी अक्षर के बाद लगाई जाती हैं। छोटी ई की मात्रा वर्ण के आगे से लगती है और बड़ी ई की मात्रा वर्ण के पीछे से लगती है। जैसे हम लिखेंगे दीपक, मछली, तो द पे बड़ी ई की मात्रा लगी ना, तो वो वर्ण के बाद लगी। पहले हमने क्या लिखा, पहले हमने अक्षर लिखा द, तब उस पर ई की मात्रा बाद में लगी। इसी तरह से मछली, वीर, आ की मात्रा भी हमेशा वर्ण के पीछे ही लगती है। जैसे हम लिखेंगे तारा, ताला, तो पहले हमने तारा लिखा तो पहले हमने ता लिखा, फिर उस पर आ की मात्रा आई, तब वो ता बना। इसी तरह से ओ की मात्रा भी आती है वर्ण के पीछे, यानी अक्षर के पीछे, और अंग की मात्रा भी इसी तरह से आती है। जैसे कि हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो मोर, चोर, शोर, और जब हम अंग की मात्रा लगाते हैं तो अतः, पुनः, नमः, अंग जो विसर्ग के रूप में हमेशा वर्ण के पीछे लग जाता है। फिर है उ, री और री की मात्राएं सदैव वर्ण के नीचे लगाई जाती हैं। ये मात्राएं वर्ण की खड़ी रेखा अथवा वर्ण के निचले गोलाकार भाग से मिलाकर लगाई जाती हैं। उ, री और री की मात्राएं हमेशा जो अक्षर होता है उसके नीचे लगाई जाती हैं। री की मात्रा कभी भी, आपने देखा है, कभी भी ऊपर नहीं लगती। जैसे कि हम री की मात्रा कैसे लिखते हैं, जब हम किसी चीज़ पर री की मात्रा लगाते हैं, जैसे कृषि, वृक्ष, मृग, तो री की मात्रा कहाँ लगी, जो अक्षर है उसके नीचे लगी। ओ की मात्राएं भी हमेशा वर्ण के नीचे लगाई जाती हैं। ऊ की मात्रा कभी भी अक्षर के ऊपर नहीं लगती। जैसे हम छोटी ऊ की मात्रा से शब्द बनाएं तो चूहिया, गुड़िया, पुड़िया, आपने क्लास फर्स्ट में लिखे होंगे ऊ की मात्रा के शब्द, चूहिया, गुड़िया, पुड़िया। तो जो अक्षर होता है उसके नीचे ऊ की मात्रा आती है। इसी तरह से बड़ी ऊ की मात्रा भी आती है। जैसे हम लिखेंगे फूल, धूल, धूप, तो क्या हुआ, अक्षर के नीचे आती है। री की मात्रा भी हमेशा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। र के साथ ऊ और ऊ की मात्राओं के लगने पर इसका रूप निम्नवत बदल जाता है। अब जब र पर ऊ की मात्रा लगती है तो इसका नियम ही बदल जाता है, क्योंकि र पर ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती, उसके पीछे लगती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है, र पर ऊ की मात्रा जब हमने नीचे लगाई तो गलत हो गया, बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगाई तो गलत हो गया। इस पर मात्राएं कैसे लगेंगी, ऊ की पीछे। अब यहाँ पर भी छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा लगती है। जैसे कि मान लीजिए हमको रुपया लिखना है तो वहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आई। हमको लिखना है रूप, तो वहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा आएगी। र वर्ण के साथ, र अक्षर के साथ री व री की मात्राएं नहीं लगाई जाती। र पर कभी भी री और री की मात्रा नहीं लगाई जाती, उसमें लगती ही नहीं है, ये नियम है। श और ह वर्ण के साथ री की मात्रा लगने पर इसका स्वरूप निम्नवत बदल जाता है। जब हम श और ह के साथ री की मात्रा लगाएंगे तो इनके लिखने का तरीका ही बदल जाता है। जब हमने श पर री की मात्रा लगाई तो श्री हो गया हो। जैसे श्रृंगार शब्द आपने सुना होगा, तो श पर जब हमने री लगाया तो उसका लिखने का तरीका ही बदल गया, उसका रूप ही बदल गया। जब हमने ह पर री लगाया तो वो उसके लिखने का तरीका और उसका रूप बदल गया, री। जैसे हम हृदय लिखते हैं तो ह पर री की मात्रा अलग तरह से लगती है। जब बिना स्वर के दो व्यंजन वर्ण मिलकर नया वर्ण बनाते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ऐसे कुछ व्यंजन वर्ण हैं। पहले हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे जो दो स्वरों से मिलकर बने थे। अब हम संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे हैं जो दोनों व्यंजनों से एक नया व्यंजन बना है। क प्लस स से हम अक्षा बनाते हैं, जैसे कक्षा, रक्षा शब्द आते हैं। फिर त प्लस र से त्र बनता है, जैसे त्रिशूल,
वगैरह त और र से मिलकर त्र बनता है। फिर है ज प्लस यहाँ से मिलकर ज्ञ बनता है। ये क्या है? संयुक्त अक्षर। श प्लस र से श्र बना, जैसे शब्द बनता है श्रमिक, श्रद्धा आदि, श्रम, आश्रम, ऐसे। और त प्लस र से जो त्र बनता है, जैसे मित्र, छात्र। और ज्ञा से जो शब्द बन सकते हैं, जैसे ज्ञानी, ज्ञान। संस्कृत में कुछ लोग ज्ञा को ज्या भी पढ़ते हैं, क्योंकि यह जा प्लस ज्ञा से बनका बना है, अणा से ज्या भी पढ़ते हैं। तो इन संयुक्त व्यंजन वर्णों को हिंदी भाषा की वर्णमाला में सम्मिलित किया गया है। इन संयुक्त व्यंजन वर्णों को हिंदी भाषा की वर्णमाला में सम्मिलित किया गया है। लृ की गणना स्वरों के अंतर्गत की गई है, लेकिन यह एक स्वतंत्र व्यंजन भी होता है। ल कैसे बना? ल प्लस री से लृ बना है। अतः इसकी मात्रा नहीं लगाई जाती। हमने जब संस्कृत के स्वर पढ़े तो वहाँ पर हमने लृ भी पढ़ा। री के बाद हमने क्या पढ़ा? री के बाद हमने लृ पढ़ा। तो लृ तब हमने स्वरों में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यह एक स्वतंत्र व्यंजन भी है, यानी कि ये व्यंजनों में भी आता है और ये स्वरों में भी आता है, और अतः इसकी मात्रा नहीं लगाई जाती। क्योंकि अब हम इसे व्यंजन भी मान रहे हैं तो व्यंजन की मात्रा तो नहीं लगती ना, स्वरों की मात्रा लगती है, तो इसकी मात्रा नहीं लगाई जाती। इसको स्वतंत्र रूप से ही लिखा जाता है। जहाँ पर हमको लृ लिखना है, हम इसकी मात्रा नहीं लगाएंगे, हम इसे पूरा इसी तरह से लिखेंगे, लृ। तो अब आपको समझ में आया? व्याकरण के जो ये नियम हैं, ये बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और इनको समझना भी है। अब है वर्णमाला किसे कहते हैं? प्रश्न है, वर्णमाला, वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं? ये किन स्वर वर्णों के मेल से बने हैं? संयुक्त स्वर पढ़े थे आपने, कितने हैं? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 4 है, ए, आई, ओ, आओ। अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है, इसी कारण इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन, घ है स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? च वर्ग और त वर्ग के वर्ण लिखिए। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? 25। और च वर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ। त वर्ग में क्या आएगा? त, थ, द, ध, न। तो ये उचित विकल्प पर चयन कीजिए। निम्नलिखित दीर्घ स्वर वर्ण है। देखिए कौन सा है इनमें स्वर वर्ण? निम्नलिखित में दीर्घ स्वर वर्ण है। ये तो छोटा अ है पहला, फिर दूसरा छोटी ई है, तीसरा ए है संयुक्त वर्ण, तो दीर्घ स्वर वर्ण क्या हुआ? ऊ। अब है निम्नलिखित में अयोग्यवाह है। इनमें क्या है अयोग्यवाह? ये तो बाकी सारे स्वर हैं। अयोग्यवाह है दूसरे नंबर का अह। र वर्ण के साथ मात्रा नहीं लगाई जाती। किसकी मात्रा नहीं लगाई जाती? र वर्ण के साथ री की मात्रा नहीं लगाई जाती। तीसरे नंबर का इसका आंसर होगा री की मात्रा। वर्ण के नीचे मात्रा लगाई जाती है। वर्ण के नीचे किसकी मात्रा लगाई जाती है? देखो ओ की मात्रा हमेशा वर्ण के पीछे लगाई जाती है, अंग की भी पीछे लगाई जाती है, ए के ऊपर लगाई जाती है, लेकिन नीचे किसकी मात्रा लगेगी? यहाँ पर नंबर 3 री की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है। स्वर वर्ण की मात्रा नहीं होती। स्वर वर्ण की मात्रा, जो स्वर भी और वर्ण भी है और उसकी मात्रा नहीं होती, तो किसकी नहीं होती? सबसे लास्ट में हमने यही पढ़ा था, लृ की। तो ये आपका
प्रथम अध्याय पूरा हुआ। आप इसे ध्यान से एक बार पढ़िए, ये बहुत ही आवश्यक है। इसमें व्याकरण के बहुत सारे नियम हमें बताए गए हैं। धन्यवाद।